महादेव का फले ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार चंद्रमा की खंड नंबर 1 में स्थिति हो तो किस प्रकार से चंद्रमा के शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो बीच बीच में लाल किताब के ऐसे लो भी आते हैं जो आप उसके बिना सटीकता से प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये लो हमसे मिस हो जाएगा। लाल किताब की योग ऐसे होते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और पिछले वीडियो में हमने सूर्य खंड नंबर 12 पर लाल किताब के अनुसार उस पर चर्चा की थी, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे खंड नंबर 1 से खंड नंबर 12 तक के टॉपिक पर सूर्य की स्थिति पर चर्चा की थी। किस भाव में सूर्य की स्थिति हो तो उसका किस प्रकार से शुभ अशुभ फल जातक को मिलता है, उन पर हमने चर्चा की। आज के टॉपिक में हम चंद्रमा खंड नंबर 1 पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक में आज हम ये भी जानेंगे चंद्रमा का श्रेष्ठतम घर कौन सा होता है, कौन सा भाव मंदा होता है चंद्रमा का, और इसके चंद्रमा के शत्रु कौन से होते हैं, इन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ये मशनवी प्लेनेट कब निर्माण होता है तो बढ़ते बिना समय गए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। अब ये चीज दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। हमें सबसे पहले यहां पर भाव पर चर्चा करें, किस भाव में चंद्रमा श्रेष्ठतम होते हैं, ये देखना बेहद जरूरी है हमारा। तो पहले हम यहां देखेंगे चंद्रमा का अपना पक्का घर कौन सा। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि लाल किताब कुंडली में, लाल किताब जन्म कुंडली में लग्न में मेष राशि, सेकंड में वृषभ, इसी प्रकार से क्रम से द्वादश भाव में 12 राशियों को फिल कर दिया जाता। क्रम से लग्न में मेष को रख दिया, सेकंड में वृषभ, और अंत में जो 12th हाउस जिसे 12वां घर कहा जाता है कुंडली का, उसमें मीन राशि, जहां मैंने टिक मार्क लगा रखा है, वो मीन राशि होती है। अब इन भावों में चंद्रमा की स्थिति को हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक में खाना नंबर 1 पर चंद्रमा की स्थिति हो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर क्या है, श्रेष्ठतम भाव होता कौन सा। अब यहां चंद्रमा को देखा गया कि चंद्रमा का अपना पक्का घर कौन सा होता है, तो चौथा घर। चौथा घर लग्न से चौथे भाव में चंद्रमा श्रेष्ठतम होते हैं, अर्थात कहने का मतलब चंद्रमा का स्वयं का अपना पक्का घर होता है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखा जाए लाल किताब कुंडली में कि चौथे भाव में कर्क राशि होती है, कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा बनते हैं, लेकिन ये भाव जो होता है चौथा घर, ठीक है, ये स्वयं चंद्रमा का अपना पक्का घर होता है। चंद्रमा इस भाव के कारक स्वामी बनते हैं, ठीक है। राशि अधिपति चंद्रमा ही बनते हैं, चौथे घर में कर्क राशि होती है। अब ये हमारा चंद्रमा से कनेक्शन चौथे भाव से देखा कि चौथे भाव में कर्क राशि, कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा बनते हैं और पक्का घर भी स्वयं चंद्रमा का यही होता है। लेकिन इसके बाद में हम यहां पर चर्चा करेंगे कि श्रेष्ठतम भाव चंद्रमा का कौन सा होता है। तो जहां चंद्रमा लग्न में बैठा वो चंद्रमा का श्रेष्ठतम भाव होता है, जो हमने टिक मार्कर लगा रखा। फिर इसके बाद में और कौन सा भाव होता है चंद्रमा जिस भाव में श्रेष्ठ होते हैं, तो वो है सेकंड भाव। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड हाउस में यहां पर चंद्रमा श्रेष्ठ होते हैं। फिर इसके बाद में थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस में चंद्रमा भी श्रेष्ठ होते हैं। अब यहां पर बोलेंगे सर ये तो शत्रु का घर है ना, क्योंकि अब बुध के घर में चंद्रमा तो नेगेटिव देना चाहिए, नहीं, लेकिन इसके पक्का घर कौन सा है, इस भाव के कारक स्वामी कौन बनते हैं, इस भाव के पक्के ग्रह कौन होते हैं, थर्ड हाउस के पराक्रम सास जो देखा जाता है, छोटे भाई बहन, इस भाव के होते हैं मंगल देव। अब चंद्र मंगल तो मित्र होते हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं मैत्री चक्र पर लाल किताब अकॉर्डिंग, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पर मंगल इस भाव का
कारक स्वामी होते हैं, पक्का घर होता है मंगल का थर्ड हाउस, तो यह चंद्रमा का श्रेष्ठ भाव होगा। देन इसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस भी यहाँ पे श्रेष्ठ होगा क्योंकि स्वयं का अपना पक्का घर होता है चंद्रमा का, यह भी श्रेष्ठ है। बात कर लेते हैं फिफ्थ हाउस, यहां भी ठीक है क्योंकि बात कर ले सप्तम भाव में, सातवें घर में, अगर सप्तम भाव में चंद्र होते तो श्रेष्ठ होते, लेकिन इसके पक्के घर अर्थात कारक स्वामी को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि इस भाव के पक्का घर कौन से प्लेनेट होते हैं पक्के, इसके बुध और शुक्र इस भाव के पक्के ग्रह होते हैं इस भाव के, और राशि अधिपति बनते शुक्रदेव, तो यहां भी श्रेष्ठ। देन इसके बाद में हम देखेंगे श्रेष्ठतम भाव, नौवां घर भी श्रेष्ठ होता है चंद्रमा के लिए। ठीक है, ये तो हमने श्रेष्ठतम भाव चंद्रमा के देखे। अब किस भाव में चंद्रमा आशुभ होते हैं, अर्थात कहने का मतलब मंदा असर देते हैं, मंदा भाव कौन सा होता है चंद्रमा का, ये देखेंगे। तो चंद्रमा का मंदा भाव, मंदा घर होता है षष्ठम, रोग भाव, द्वेष, शत्रु के घर, ठीक, इस भाव में मंदे होंगे। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, वैसे भी ये मंदा अशुभ है। शमशान घाट जिसे बोला, मृत्यु का घर, आयु का, उम्र का, ठीक, इसमें भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे चंद्रमा। देन इसके बाद में करते हैं टेंथ भाव, 10वें घर में, अर्थात मकर राशि, मकर राशि के अधिपति बनते हैं शनि देव, और कारक स्वामी बनते इस भाव का पक्का प्लेनेट होता है शनि होता है। अब इस भाव में भी चंद्रमा मंदे होंगे। देन इसके बाद में बात करते हैं 11वें भाव में, चाहे लाभ का घर हो, इस भाव के कारक स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं, लेकिन चंद्रमा यहां पर भी नेगेटिव रिजल्ट देगा यहां पर, ऐसी स्थिति में। बात कर लेते हैं द्वादश भाव में, द्वादश भाव जो कि मेन राशि होती है, ठीक है, पक्का घर किसका प्लेनेट, इस भाव का कारक स्वामी कौन बनता है, तो वो बनते हैं राहु देव, और साथ में वैसे बृहस्पति भी ठीक ही होते हैं, लेकिन यहां पर वो रिजल्ट कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध में नेगेटिव रिजल्ट छोड़ते हैं। तो ये मंदे भाव होते चंद्रमा के, इन भावों में चंद्रमा मंदे हो जाते हैं, अर्थात अशुभी भी साथ में होते हैं, और यह मंदा असर जातक को देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर हम चंद्रमा के मित्र ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। तो चंद्रमा के मित्र ग्रह होते हैं बृहस्पति देव, परम मित्र की बात कर रहा हूं मैं, तो परम मित्र होते हैं बृहस्पति देव, और मित्र ग्रह मैत्री चक्र के अनुसार सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, ठीक, ये मित्र प्लेनेट होते हैं चंद्रमा के। और परम मित्र की बात करें चंद्रमा के तो है बृहस्पति। अब बात कर लेते परम शत्रु की, तो परम शत्रु चंद्रमा के कौन से होते हैं, तो चंद्रमा के परम शत्रु होते हैं केतु देव। अगर कहीं ना कहीं केतु भी चंद्रमा के साथ में हो तो यह बेहद अशुभ योग घटित हो जाता है चंद्रमा से, तो ये परम शत्रु है। मैत्री चक्र के अनुसार देखा जाए तो राहु केतु इनके शत्रु होते हैं, ये खास हमें ध्यान रखना है इन चीजों को। देन अब ये चंद्रमा का जो नकली प्लेनेट कब बनता है, यानी नकली चंद्रमा का निर्माण कब होता है, जब जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति हो तो आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण होता है। किसका होता है, आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण हो जाता है, अर्थात चंद्रमा का निर्माण हो जाता है। खास हमें ये बात को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ठीक, देन इसके बाद में ये कार्य किस प्लेनेट का होता है, चंद्रमा किससे कनेक्शन होता है, चंद्रमा का माता से कनेक्शन, जल से कनेक्शन, नौसेना, शिक्षक, कोषागार, ये कार्य चंद्रमा से जुड़े होते, और संबंध माता से भी होता है, पानी से भी होता है, दूध से भी होता है, चावल से भी होता है, ये चंद्रमा के जुड़ी हुई स्त्री होती है। चंद्रमा से माता का कनेक्शन भी माना है,
मन से भी देखा जाता है, मन की गति को भी चंद्रमा से देखा जाता है, शिक्षा से संबंधित भी चंद्रमा को देखा जाता है। ये चंद्रमा है, इसे ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब बात कर ले उच्च का प्लेनेट। अब ये उच्च का प्लेनेट कब बनता है? चंद्रमा उच्च का किस भाव में होते हैं, किस राशि में होते हैं? तो लाल किताब कुंडली में राशियां क्रम के अनुसार फिलअप होते हैं, ना कि तुम ये मत समझना कि यहाँ पे राशियां बुला देती है, नहीं, लाल किताब में राशियां नहीं बुलाई, इनमें राशियों का जिक्र होता है, लेकिन लग्न में मेष राशि रख दी जाती है क्रम के अनुसार। सेकंड में वृषभ। अब चंद्रमा दूसरे घर में क्या हो जाते हैं? उच्च के होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड भाव में कालपुरुष कुंडली के अनुसार सेकंड भाव में वृषभ राशि होती है, और वृषभ राशि के अधिपति बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्र की राशि बनती है वृषभ, तो उस वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होंगे। कैसे होंगे? चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं सेकंड हाउस में। अब बीमारी से रिलेटेड देखते हैं, चंद्रमा किस बीमारी से कनेक्शन होता है चंद्रमा का? तो कफ व पेट संबंधित बीमारियां, मन से संबंधित बीमारियां, मानसिक तनाव भी होता है इससे। तो इनके देवता भी बनते हैं जो शंकर भगवान शिव जी, ये चंद्रमा के। अब ये हमने चंद्रमा के मेन जो हिस्सा होता है, किस भाव में मंदे होते हैं, कौन से भाव में श्रेष्ठ होते हैं चंद्रमा, इस पर हमने जाना। ठीक है, तो चंद्रमा जो है एक माता का कारक होता है, उससे संबंधित भी होता है ना, और माता को अपने बच्चों का पोषण करने के लिए सूर्य की उष्णता की जरूरत होती है। सूर्यदेव की अधिक या कम मात्रा में उष्णता बालक के विकास में बाधा बनाती है, बाधक बनती है। और चंद्रमा सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता है, आगे पीछे, तो उसके साथ नहीं रहता है, वह अपना मार्ग भी नहीं बतलाता है। हम सूर्य की निश्चित दूरी नहीं जानते, पर चंद्र की दूरी निश्चित रूप से जानते हैं। अब बृहस्पति केतु चंद्र के घर से पहले और बाद के घरों में फलीभूत नहीं होते। कास इंपोर्टेंट लॉ है। नेक्स्ट हम यहां पर करेंगे। अब अगर शुक्र का चंद्र से संयोग हो जाए, मेल हो जाए या सहायता मिल जाए, तो जातक को स्त्रियों का विरोध सहन करना पड़ता है। अगर शुक्र चंद्र के साथ ना हो, जातक में ऊंचे दर्जे व आध्यात्मिक का विकास होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता है। इसलिए बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना चाहिए। चंद्रमा को पॉजिटिव बनाइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, शिव की उपासना कीजिए। बुध जिस घर में हो उसके पहले घरों में चंद्रमा हो तो चंद्र आगे के घरों में लाभ देगा, लाभान्वित रहेगा, लाभ दिलाएगा। किंतु चंद्र और बुध दोनों चौथे घर के अंतर्गत हो या सातवें घर में बैठे हो तो कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट योग होता है। चंद्र बुध दोनों चतुर्थ भाव में हो, अर्थात चौथे घर में हो, या सप्तम भाव में हो बुध चंद्र, तो यहां पर क्या होगा? कभी अच्छे फल नहीं देंगे, नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे। शनि चंद्र का योग हो जन्म कुंडली में तो चंद्र पर कोई बुरा असर नहीं होता, लेकिन नीच का केतु का निर्माण हो जाता है जन्म कुंडली में। ऐसे में ये आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण हो जाता है। अब यह आर्टिफिशियल प्लेनेट का उपाय करना बेहद जरूरी है, लेकिन शनि प्रधान हो तो जातक को शुक्र के व्यवसाय में मुनाफा नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्र राहु या शनि से योग करता हो तो इनका बुरा प्रभाव उन घरों से
या रिश्तेदारों पर पड़ेगा जब सूर्य और मंगल इकट्ठे होते जन्म कुंडली में। जब भी सूर्य और मंगल इकट्ठे हो जाते हैं जन्म कुंडली के अंदर, ठीक है, जब भी सूर्य मंगल इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होगा, तब चंद्र का अच्छा प्रभाव नहीं रहता है। ये आप भी जानते हैं, जब सूर्य मंगल इकट्ठे हो जाते जन्म कुंडली में चंद्र का अच्छा प्रभाव नहीं रहता है। बृहस्पति देव और चंद्र देव से योग करता है, यानी बृहस्पति चंद्र से योग करता हो, योग मेल हो, युति हो या दृष्टि संबंध हो, और नवम भाव 9वें घर में, 5वें घर में, 8वें घर में या फिर 12वें घर, द्वादश भाव घरों में बुध शुक्र राहु शनि क्रम से बैठे हो, तो जातक को चंद्र के अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। ये योग आपको ध्यान में रखना, इस योग को नोट कर लीजिए। आप पुनः समझ लीजिए कि बृहस्पति चंद्र से योग करता हो, वह नवम पंचम अष्टम या द्वादश भाव में बुध शुक्र राहु शनि क्रम से बैठे हो तो चंद्र के अच्छे फल मिलना दुष्कर हो जाएगा। आशु फल ही देंगे चंद्रमा, कभी सोचना भी मत कि चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देते, ठीक। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे यहां पर कि अगर 2 4 8 घरों खाली हो, अगर दूसरा घर, चौथा घर, 8वां घर अगर खाली हो, जन्म कुंडली में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन 35 ईयर के काल चक्र में चंद्रमा अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम रहेगा। कौन रहेगा? पॉजिटिव रिजल्ट देने में चंद्रमा सक्षम रहेगा, ठीक है। तो चंद्र का संबंध शरीर के अंगों से, हृदय से, चांदी, चावल, दूध, क्वा, मोती चंद्र के कारक वस्तु होती, ठीक है। और क्या होता है, बाह्य भी उसके मातहत है, बाह्य का कनेक्शन भी उसी से है ना। घोड़ा, खरगोश आदि जानवर चंद्र के आधीनस्थ जानवर है। माँ, मौसी, नानी, दादी, रिश्तेदार के चंद्र के हैं, वे चंद्र से कनेक्शन रखते हैं, इन्हें रिश्तेदार चंद्र के हैं। अगर जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो और चंद्रमा मीन राशि का हो तो जातक जीवन में सुखी रहता है। भी हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ और चंद्रमा मीन राशि में बैठ गया और वहां पर प्लेनेट की टक्कर मार रही है परस्पर, या परस्पर टक्कर हो या आठवीं टक्कर हो, तो तुम सोचोगे कि बस चंद्रमा शुक्ल पक्ष का और मीन राशि में तो पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। नहीं, अब हमें जन्म कुंडली में कहीं कोई ग्रह तो टक्कर नहीं मार रहा है, कहीं कोई ग्रह की आशुद्ध दृष्टि तो नहीं है, कोई मशीनी प्लेनेट बनकर निर्माण तो नहीं हो रहा है, ये देखना बेहद जरूरी है। आपने सोच लिया बस चंद्रमा मीन राशि में बैठ गया, शुक्ल पक्ष में है तो पॉजिटिव रिजल्ट देते, नहीं, ऐसे नहीं प्रेडिक्शन करना। आपको बिल्कुल बारीकी से जन्म कुंडली को देखना है, 10 बार देखिए, जिसके बाद में आप प्रेडिक्शन कीजिए, आपको सटीकता से प्रेडिक्शन मिलेगी। जल्दबाजी में कभी प्रेडिक्शन नहीं करना, कभी हो सकता है तुक्के वाली लग जाए तो आप सोचेंगे बस प्रेडिक्शन हो गई। ठीक, इसके बाद में हम कि क्षीण चंद्रमा अर्थात बलहीन चंद्रमा, चंद्रमा 3rd हाउस में हो, क्षीण चंद्रमा अर्थात बलहीन चंद्रमा, सिंह राशि, ठीक है, अर्थात 5म भाव में, कन्या राशि, क्योंकि लाल किताब कुंडली में 6ठे भाव में कन्या राशि होती है,
ठीक है, तुला राशि सप्तम भाव में, देन इसके बाद में मकर राशि 10th भाव में, और या कुंभ राशि एकादश भाव में अर्थात कुंभ राशि में। तो जातक का जीवन दुखी रहेगा अगर इन भाव में प्लेनेट बैठे हो और क्षीण होकर अर्थात बलहीन होकर चंद्रमा विराजमान है इन राशियों के अंतर्गत इन भाव में, तो आपको जिंदगी में दुखी दुखी मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहां चंद्रमा का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, जीवन भर जातक दुखी रहेगा। जन्म कुंडली में जहां सूर्य बैठा हो, जन्म कुंडली में जिस भाव में भी सूर्य बैठता हो, आपको ध्यान में रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन योगों को, इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जहां सूर्य बैठा हो वहां से अगले 7 घरों में चंद्र बैठा हुआ हो, अगले 7 घरों में। मान लीजिए छठे घर में सूर्य बैठा हो, इससे 7 घरों के आगे चंद्रमा बैठ गया हो, यानी कहने का मतलब 1 2 है ना, 3 4 5 6 7, अगर यहां द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो शुक्ल पक्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लो याद रखना है। प्रत्येक घर में राशि फल का उपाय करके चंद्रमा को ठीक किया जा सकता है। जिस घर में चंद्र बैठता हो उस घर में सूर्य का प्रभाव भी आ जाता है, कहीं ना कहीं आता है। और शत्रु ग्रह के साथ बैठने पर चंद्र सदा मंदा होगा, अशुभ फल ही देगा। 8वें घर में चंद्रमा बैठता हो जातक को मृत्यु से बचाता है। 7वें घर में चंद्र हो तो धन संपत्ति देता है। तीसरे घर में बैठा हो, यहां पर थर्ड हाउस में तीसरे घर में चंद्रमा बैठता हो तो युद्ध में सहायक होता है। जब चंद्रमा का पक्का यानी चौथा घर, चंद्रमा का पक्का यानी चौथा घर खाली हो, वो किसी भी उच्च ग्रह की उस पर दृष्टि ना बनी हो, चौथे घर ये खाली हो और चंद्रमा पर किसी प्लेनेट की दृष्टि ना हो, किसी भी ग्रह की उस पर दृष्टि ना हो, चौथा घर खाली हो और किसी भी उच्च ग्रह की उस पर दृष्टि ना हो, तो शेष ग्रह चाहे जितने भी नीच के हो फिर भी अकेला चंद्र ही उत्तम फल देता है। चंद्र के घर में बैठा ग्रह घर का साथी ग्रह बन रहा हो तो वह भी अच्छा फल देगा, फिर वह भले ही शत्रु ग्रह क्यों ना हो साथ में। ठीक है, चंद्र जब की दृष्टि शुक्र बुध शनि राहु केतु पर दृष्टि पड़ रही, जब चंद्र की दृष्टि सूर्य बुध शनि राहु केतु पर पड़ रही हो तो अच्छा परिणाम होगा, परंतु उसके विपरीत यदि उपरोक्त ग्रहों की दृष्टि चंद्र राहु पर पड़ रही हो तो चंद्रमा का अच्छा प्रभाव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जी आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्र में इतनी शक्ति होती है कि शत्रु को यानी शत्रु के घरों में जाकर भी मित्रता कर लेता है, इतना प्रभावित होता है चंद्रमा। जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अगर 1 से 6 घरों के अंतर्गत हो, 1 से 6 घर, ठीक है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, अर्थात कहने के मतलब पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, अगर इनमें बृहस्पति देव बैठे अर्थात इन्हें पहले घर कहा गया है लाल किताब में। ठीक है, बृहस्पति हो पहले घर में, केतु बाद के घरों में हो, अर्थात कहने का मतलब बाद का घर 7 से 12वां घर, सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश, ये बाद के घर होते हैं। यानी कहने का मतलब राशि के अनुसार समझा जाए, लाल किताब कुंडली के अनुसार कि तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, अगर इनमें केतु, बाद के घरों में केतु, इन्हें बाद के घर कहा गया, 7 से 12 भावों को बाद का घर कहा गया लाल किताब में। केतु
तो दोनों की अपेक्षा चंद्र का फल नीच का ही मिलेगा। तो चंद्रमा अपना नीच का रिजल्ट देंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट योग है लाल किताब में। ठीक है, जिसका चंद्र उच्च का होगा वह व्यक्ति सबकी हाँ में हाँ मिलाकर चलने वाला होगा, उनको अपने वशीभूत कर लेता है। उच्च का चंद्रमा क्या करेगा? उच्च का चंद्रमा व्यक्ति को शांत स्वभावी चेहरे वाला, घोड़े जैसी आंखों वाला और सफेद कपड़े का शौकीन व्यक्ति होगा। जब चंद्र पहले घरों में और शत्रु ग्रह बाद के घरों में, मैंने अभी बताया कि 1 से 6 भावों को पहले घर कहा गया लाल किताब में, 7 से 12 भावों को बाद का घर कहा गया। तो चंद्रमा पहले घरों में हो, बाद के घरों में शत्रु ग्रह हो, तो चंद्रमा अपना प्रभाव शत्रु ग्रहों को नहीं देता है, उनको अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे चंद्रमा। जब शत्रु ग्रह चंद्रमा दोनों इकट्ठे हो तो दोनों का फल नीच का हो जाता है, ये याद रखना आपको। अगर शनि चंद्र इकट्ठे हो जाते हैं ये शत्रु ग्रह तो नीच का केतु बनता है। ठीक है, इस प्रकार से यह चंद्रमा भी नेगेटिव रिजल्ट दे। जब शत्रु ग्रह पहले घरों में हो, अर्थात 1 से 6 घरों में शत्रु ग्रह बैठे हो, 1 से 6 भाव के अंतर्गत। ठीक है, 1 से 6 भावों के अंतर्गत शत्रु 1 से 6 भावों के अंतर्गत शत्रु ग्रह हो पहले घरों में, अर्थात 1 से 6 घर, और बाद के घर में अर्थात चंद्रमा बाद के घरों में हो, 7 से 12 भावों को बाद के घर कहा गया है, तो चंद्रमा का बुरा प्रभाव शत्रु ग्रह पर नहीं पड़ेगा। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आप इस योग को ध्यान में रखना, नोट कर लीजिए। चंद्रमा के प्रभाव का समय जो होगा, चंद्रमा के प्रभाव के समय जब शुक्र और बुध चंद्र की शक्ति आदि कर देते हैं, परंतु क्या होगा कि इसके लेकिन क्या होगा कि अपनी पूरी शक्ति रखते हैं। चंद्रमा के साथ सूर्य होने पर दोनों का प्रभाव अच्छा मिलता है, और बुध बृहस्पति या सूर्य चंद्र के साथ हो या उसके सामने आते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, तो जातक की समुद्र यात्रा सफल नहीं होती। ठीक है, बंद मुट्ठी के घर अर्थात 1, 4, 7, 10 भावों को बंद मुट्ठी कहा गया है लाल किताब में। ठीक है, अब ये बंद मुट्ठी के घर होते हैं तो क्या होगा, अगर बंद मुट्ठी के घर 1, 4, 7, 10 में स्थित ग्रह अपनी अपनी समय अवधि में अपनी संबंधित वस्तुओं से जातक को प्रसन्नता व आनंद देते, और दूसरे घरों के ग्रह अपनी अपनी अवधियों में दुख दे सकते हैं। चंद्रमा की कंडीशन, और चंद्रमा जब नीच का हो ना तब दूध देता पशु मर जाता है, ये उसके सिम्टम्स होते हैं चंद्रमा के। नल कुआं तालाब सूख जाता है, अनुभव लेने की शक्ति नष्ट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, पढ़ने से मन वंचित हो जाएगा। यह भी चंद्रमा का शिक्षा से संबंधित चंद्रमा को देखा जाता है। और विशेष रूप से क्या हो, 6ठे घर का चंद्रमा माता को हमेशा कष्ट देगा। रोग भाव में अगर चंद्रमा की स्थिति बनी 6ठे घर में, तो यहां पर मां को कष्ट देगा ही देगा चंद्रमा। खरगोश पाल लेगा तो संतान सुख प्राप्त होता है। और चंद्र उच्च का या अपनी राशि के घर में हो तो जातक हिंदी संस्कृत का विद्वान बनता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, नीच का चंद्रमा, जब चंद्रमा नीच का फल दे रहा हो तो शिव जी की उपासना आराधना करना, माता की सेवा करना, चंद्र शुभ फल देगा। अपने बुजुर्गों, दादी, साधु ब्राह्मणों को चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, तो आप रिजल्ट ठीक मिलेगा। बबुल के पेड़ में प्रातःकाल क्या करना है, रात्रि में क्या करना है, पानी सिराने रखकर प्रातःकाल बबुल के वृक्ष में उसे डाल दीजिए, सींच दीजिए, तो यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर पानी में बहा दे, हाथ में चांदी धारण करें, तो ये इसके जब नीच का रिजल्ट मिल रहा हो हमें, चंद्रमा नीच का होता है, तब ये उपाय हमें रेमेडी कर लेना चाहिए। अब आते हैं हम खाना नंबर 1 में, यहां पर चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे। लग्न में चंद्रमा बैठ गया, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हुआ, तो जातक को किस प्रकार से शुभ अशुभ फल मिलना चाहिए, उसको इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले घर में चंद्र हो तो जातक को जीवन भर संपत्ति की कमी महसूस नहीं होगी।
दूध बेचने से दुख मिलेगा। अगर जातक ने अगर लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो, जातक ने दूध को बेचा तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जीवन भर दुखी होगा। खास करके ध्यान रखना, लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो तो भूल कर भी कांच के बर्तन में किसी भी चीज को सेवन नहीं करना है, किसी भी चीज को नहीं लेना है। तो इन प्लास्टिक हो, ब्रोकली, कांच का गिलास, इनमें हमें किसी भी वस्तुओं का सेवन नहीं करना, खास करके बचना है। परिवार के साथ यात्रा करते समय नदी दरिया में पैसा डालना शुभ होगा। शीशे के बर्तन में पानी दूध ना पिए, खास करके शीशे नहीं, मैं प्लास्टिक भी बोल रहा हूं। संतान का अभाव हो तो चांदी धारण करने से इस अभाव की पूर्ति होगी। और 28 वर्ष की उम्र से पहले विवाह हो जाए तो पुत्र संतान सुख में वंचित होगा। पुत्र संतान संबंधित काफी परेशानी भोगनी पड़ेगी। तो माता से चावल व चांदी लेकर उसमें बिना कटे हुए चावल रखना है। माता से चावल लेना है और चांदी की एक टिब्बी लेना है, उसमें बिना कटे चावल भरकर अपने पास सदा संभाल कर रखे तो पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब दूर होगा। तो जातक का विवाह 28 वर्ष की उम्र से पहले होने पर माता की मृत्यु होगी। ये खास सबको इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलना है। संतान पक्ष मंदा हो जाता है ऐसी कंडीशन में। अब क्या होगा कि 24 वर्ष में अगर बात करें, यहां पर 24 वर्ष की उम्र में विवाह हो तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है जातक पर। चांदी के बर्तनों में दूध पीने से परिवार की वृद्धि होगी। कांच के बर्तनों में दूध पिया या प्लास्टिक का प्रयोग किया या पानी पीने का प्रयोग किया तो परिवार घटेगा, मृत्यु का कारण बनेगा, मृत्यु या रोग लग जाए। पहले घर में चंद्र बैठा हो और अन्य ग्रह अपनी दृष्टि से या साथ देने से कोई हानि नहीं पहुंचा रहा हो तो पराई अमानत मिलती है, जिससे जातक कभी ना कभी अमीर बन जाता है। बृहस्पति देव चौथे घर में हो, 4th हाउस में बृहस्पति देव बैठे हो, ठीक है, चौथे घर में। और 9वें घर में शनि की स्थिति बनी हो भाग्य स्थान में, तो हर प्रकार का वाहन सुख जातक को प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे कि लग्न में चंद्रमा बैठा हो, प्रथम भाव में चौथे घर में बृहस्पति देव और 9वें भाव में शनि देव, तो यहां हर प्रकार के वाहन का सुख जातक को मिलेगा। आप सोचेंगे कि सर बृहस्पति देव चौथे घर में बैठ गए, लेकिन चौथे भाव में बृहस्पति, मकर भाव में बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, मकर में नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कर्क में होने की वजह से यहाँ उच्च के बन गए बृहस्पति देव। तो चंद्र के परम मित्र कौन बने? बृहस्पति देव परम मित्र है, तो हर प्रकार का सुख, रुपए पैसे सब कुछ देगा। गाड़ी वाहन का सुख इसे मिलेगा। अगर शुक्र 7वें घर में, देन इसके बाद में सेकंड योग क्या बनेगा कि अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो, 7वें घर में विराजमान हो, स्वयं की राशि में 7वें घर में शुक्र हो, तो सास बहू का संबंध मां बेटी जैसा होता है, परंतु विवाह के बाद संतान को परेशानी भोगनी पड़ेगा। अब क्यों? क्योंकि जिस भाव में चंद्रमा बैठेगा उस भाव में सूर्य का थोड़ा बहुत तो वो अंश लेगा ही लेगा, सूर्य का प्रभाव जरूर होगा। और चंद्रमा लग्न में बैठ गया तो इस भाव का कारक स्वामी कौन था? पक्का घर किसका? लग्न का। जाए प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा वो सूर्य का होता है। अब सूर्य देव जो बनते वो सिंह राशि का अधिपति बनते, पंचम भाव के अधिपति, अर्थात सिंह राशि 5वें घर में। लाल किताब कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि बनती है, सिंह राशि का अधिपति बनते सूर्य देव, वो पंचम भाव के अधिपति बनते, तो संतान से संबंधित। ठीक, तो परंतु विवाह के बाद संतान से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए शनि देव षष्ठम भाव में बैठ गए, 6ठे घर में शनि की स्थिति बनी हुई, यहां पर जहां मैंने टिक मार्क लगा, तो जातक का हाल मंदा कर देता है, मंदा हाल होता है।
कैसा होगा? मंदान। क्योंकि शनि क्या करेगा अब यहां पर? 1 2 2 3 4 5 6 7 8, शनि की 8वीं टक्कर चंद्रमा को पड़ेगी। लग्न में चंद्रमा बैठेगा, छठे में शनि। तो फिर क्या होगा? दृश्य संबंध बन गया शनि चंद्र का, नीच का केतु। पुत्र संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मां की तबीयत खराब होगी। तो ये कंडीशन होगा ना। तो क्या होगा? जातक हाल मंदा होगा, स्वर्ण हानि होती, सोने संबंधित परेशानी, नुकसान होगा, सोना गुम हो जाएगा। परंतु कोई लड़का काना हो तो 19 वर्ष की आयु में स्वर्ण प्राप्ति होती है, योग होने पर। तो लग्न में अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो इस प्रकार से इसका शुभाशुभ फल मिलता है। कब कौन सा योग घटित होता है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपने एक एंगल से प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेडिक्शन सटीकता से नहीं निकलेगी, आप मारे जाओगे। यानी कहने का मतलब मेरा है कि आपकी प्रेडिक्शन सटीकता से नहीं होगी और जातक संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वो फिर ऐसी कंडीशन में वो उस ज्योतिष को संभावना का खेल समझने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्योतिष को संभावना का खेल नहीं दिखाना है। चाहे 1 घंटा लग जाए एक प्रेडिक्शन, सटीकता से कीजिए। चाहे 1 घंटा लग जाए कुंडली देखने में, पर सटीकता से प्रेडिक्शन करना सीखिए। आराम से देखिए, पूरे प्लेनेट को जांचिए, कहीं कोई ग्रे प्लेनेट खराब तो नहीं, आशिप तो नहीं, कोई आर्टिफिशियल तो नहीं बैठा है, कोई टक्कर तो नहीं मार रहा है, किसका परम शत्रु है, किसका दृष्टि संबंध बन रहा है, ये सभी देखना है। तब हमें यहां पर प्रेडिक्शन करना शोभा देगा, तब हमारी प्रेडिक्शन सटीकता से एक्यूरेट होगी, फलादेश होगा। अगर मान लीजिए कहीं आशिव हो तो उसका रेमेडी क्या करना, उपाय क्या करना पड़ेगा? तो वहां क्या होगा? बच्चों के साथ नदी पार करते समय नदी में तांबे का सिक्का बहाए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करे और साथ ही उनसे चांदी की डिब्बी लीजिए, बिना कटे हुए चावल लीजिए उनसे और चांदी की डिब्बी में रखकर सदैव अपने पास रखिए। और 24 वर्ष की उम्र में गाय पाले वह काम वाली स्त्री रखे घर में। 28 वर्ष की उम्र से पहले विवाह ना करे तो बेहद है, अच्छा, बेहद पॉजिटिव रिजल्ट। और 24 वर्ष की उम्र से पहले मकान नहीं बनवाए, अगर मकान का निर्माण किया तो मुसीबतों का तांता लग जाएगा। पानी, दूध, चांदी ये गिलास में पिए, और खास करके कांच के गिलास में। प्लास्टिक, ब्रोकली इनमें प्रयोग नहीं करना है, किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। लाल रंग की वस्तु अथवा मंगल की चीजों का इस्तेमाल करें, धन की वृद्धि होगी। और बड़ के वृक्ष को पानी सींचे। दूध, शक्कर, पानी मिक्सिंग करना है, बड़ की जटाओं में अर्पण करना है और गीली मिट्टी का तिलक लगाना है 43 डेज तक। तो यहां पर भी ठीक है। तो इस प्रकार से उपाय करना है हमें, अगर चंद्रमा की कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी मिल रही हो, आशु फल मिल रहा हो। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।